हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बेसिकली कर रहे हैं मोल कंसेप्ट, चैप्टर हो गया फिनिश। सो आज हम करने वाले हैं उसका वन शॉट, यानी कि द होल चैप्टर इन वन शॉट। फाइन। सो आज के 60 मिनट्स में हम पूरे का पूरा मोल कंसेप्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। फाइन। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, वैसे तो यार ये क्लास 11th का फर्स्ट वन शॉट है, पर देखो मैंने तो बहुत बना रखे हैं, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं। अगर आपने चैप्टर रिकॉल नहीं किया है, अगर आपको चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं आता है, तो यार आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। पर अगर इफ यू नो द थिंग्स, अगर आपको मोल के अंदर चीजें पता हैं, देन ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट। फाइन। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा वाई मैप। फाइन। सो वाई मैप में हमने देखा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। हम मोल से अगर मास में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे जीएमएम से एंड जीएएम से। एंड अगर मास से मोल पे आना है तो हम इसे डिवाइड करेंगे जीएमएम से या फिर जीएमएम से, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास से या फिर ग्राम एटॉमिक मास से। मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास, एटम्स का एटॉमिक मास। फाइन। फिर हमने देखा कि अगर हम मोल से वॉल्यूम पे जाना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। एंड अगर हम वॉल्यूम से मोल पे आना चाहते हैं तो हम डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। क्लियर। सिमिलरली अगर आप मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना चाहते हैं, देन आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगाड्रो नंबर से। एंड अगर आप पार्टिकल से मोल्स पे जाना चाहते हो तो आप डिवाइड करोगे एवोगाड्रो नंबर से। फाइन। ये पार्टिकल्स वही पार्टिकल्स होंगे जिस नेचर में आपको वो चीज दी गई है, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स में दी गई है तो मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। अगर आपको बोला गया है 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो देखिए पहले ये ध्यान रखिए, ये क्या है? मॉलिक्यूल है ना। CO2 इज अ मॉलिक्यूल। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मोल से जब पार्टिकल निकालोगे तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, यानी कि दिस कम्स आउट टू बी 4 into एवोगाड्रो। क्लियर। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर आपको एटम्स निकालने, देखो है तो एटम्स भी पार्टिकल ही, पर हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर एटम्स निकालने हैं तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम्स है। सो दिस कम्स आउट टू बी 12 into n। फाइन। इसके अलावा हमने ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि 2 स्टेप कन्वर्जन किया जा सकता है। ठीक है ना। 2 स्टेप कन्वर्जन में हमने पढ़ा कि आपको मास दिया हुआ और वॉल्यूम निकालना है। लाइक आपको दिया हुआ है 176 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपको बताना है कि कितने लीटर। तो व्हाट यू विल डू इज, आपको मास दिया हुआ है, आप मोल पे आ जाओगे एंड मोल से आप वॉल्यूम पे चले जाओगे। याद है ना वो सिटी स्टार। फाइन। अगर यहां से यहां जाना है तो यहां से होके जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। और ये रास्ता क्या कहता है, यहां से डिवाइड करें एंड फिर मल्टीप्लाई करें। और मैंने आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताई थी, अगर मोल से बाहर निकलना है ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर अंदर आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो यहां से आप पहले कन्वर्ट करोगे मोल्स, जो कि आ जाएंगे आपके पास 4 जब आप कैलकुलेट करोगे इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके, जो कि है 44। क्लियर। एंड इस मोल से जब आप लीटर पे जाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 89.6, क्योंकि दिस कम्स आउट टू बी मल्टीप्लाई ऑफ 22.4। 4 को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 89.6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद, यानी कि वाई मैप के बाद, हम ये बात सीख जाते हैं कि कन्वर्जन कैसे करनी है। कोई भी चीज जो आपको दी गई है उसको मोल्स में, मास में, वॉल्यूम में या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है ना। तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, आप इसका आंसर मेरे को इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में लिखेंगे। दैट इज 392 ग्राम ऑफ H2SO4 में आप मेरे को बताओगे कि कितने सल्फर एटम्स हैं। क्लियर। मैं बढ़ता हूं अपने सेकेंड टॉपिक पे। लेट्स हैव इट। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा वो था एटॉमिक मासेस एंड डिस्कवरी ऑफ एवोगाड्रो नंबर। यानी कि ये एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.02 into 10⁻23 आया कहां से। क्लियर। तो एटॉमिक मासेस में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। दैट इज एक्चुअल एटॉमिक मास, relative atomic mass and gram atomic mass।
फाइन। एक एटम का सच में कितना मास होता है, यानी कि जैसे कि बहुत ही छोटी सी वैल्यू जो होती है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, कार्बन का 1.99 into 10⁻⁻26 किलोग्राम, ये उसका एक्चुअल मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का हम पढ़ते हैं 1, कार्बन का पढ़ते हैं 12, और ये एक यूनिटलेस एंटिटी होती है। फाइन, याद है ना, वही बातें जो आपको 9th में सिखाई जाती हैं, इनके पीछे कोई यूनिट नहीं होता। एंड ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब आप इनके पीछे ग्राम लगा देते हो, यानी कि कार्बन के लिए 12 ग्राम। तो मुद्दे की बात ये है कि कार्बन का ये मास है या ये मास है, तब हमने ये कैलकुलेट किया था कि एक्चुअली में इसके अंदर जितने पार्टिकल्स आ जाएंगे, यानी कि 12 को जब आप इस नंबर से डिवाइड करोगे, फाइन, तो ये आपके पास आता है कितना, या 1 को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आता है 6.02 into 10⁻23। इसी को हमने बोला था एवोगाड्रो नंबर, एंड हमने एवोगाड्रो नंबर को डिस्कवर कर लिया था। यानी कि एवोगाड्रो नंबर वो है जो 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसे बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर। कोई दिक्कत, क्लियर? देन इसके बाद हमने मॉलिक्यूलर मासेस के लिए भी ये बस सारी बातें पढ़ी थी। मॉलिक्यूलर मासेस में हमने पढ़ा था एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉल का सच में जो मास होता है मॉलिक्यूल का, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूल का रिलेटिवली विथ, देखो ये किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, 1 AMU के। और AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, इट्स 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, यू हैव रेड इन 9th क्लास, ठीक है ना। एंड ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एंड सिमिलरली जो सारा फंडा आपने एटॉमिक मासेस के लिए लगाया है, आप मॉलिक्यूलर मासेस के लिए भी लगा सकते हैं। एंड यहां पे आई वैल्यू को जब आप इससे डिवाइड करोगे तब भी आपके पास यही खूबसूरत नंबर, यानी कि एवोगाड्रो नंबर निकल के आएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर में हम इन मासेस वाले टॉपिक के बाद चैप्टर में एक अलग ही मोड आ जाता है, यानी कि लॉस, यानी कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फाइन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिसमें हमने पढ़ा मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। फाइन, अगर हमारा रिएक्शन 100% प्रोसीड कर गया है, हमारा रिएक्शन 100% हो गया है, तो ये बात इक्वल है। यानी कि अगर A प्लस बी बिकमिंग C प्लस डी है, तो इसका मास जो A है और इसका मास जो B है, इन दोनों के मास के इक्वल होगा अगर ये रिएक्शन 100% हो गया है। यानी कि मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इज इक्वल टू मास ऑफ C एंड D जो यहाँ पे है, ठीक है ना। यानी कि A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी। पर यहाँ पे एक बात मैंने बहुत अच्छी आपको और बताई थी, अगर रिएक्शन 100% प्रोसीड नहीं हुआ, यानी कि अगर ये बात 100% प्रोसीड नहीं हुई तो क्या करो, तो मैंने आपको बताया था इसको ऐसे लिखना चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। फाइन, यानी कि जितना आपने मास लिया था इज इक्वल टू कितना कन्वर्ट हो गया है प्लस जितना बच गया है। ऑब्वियसली फाइन, इसमें आप कॉमन सेंस लगा सकते हो और आप अपनी सारी बर्गर वाली एग्जांपल्स इसमें ठोक सकते हो जो हमने पढ़ी थी। क्लियर? यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, आप 12 बर्गर्स का रॉ मटेरियल लेके आए पर आपने सिर्फ 10 बर्गर बनाए, तो मास ऑफ रॉ मटेरियल जो आप लेके आए हो इज इक्वल टू मास ऑफ बर्गर्स जो आपने बना लिए प्लस जो बचा हुआ आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है, यानी कि 2 बर्गर्स का रॉ मटेरियल। क्लियर? तो ये मास क्या आ जाएगा, इक्वल। हालांकि दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो आपको रिकॉल करना चाहिए, एंड दिस वाज गिवन बाय लेवोसियर। कोई दिक्कत? लेट्स मूव टू द सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। फाइन, सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है,
व्हाटएवर द सोर्स ऑफ द कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड का जो मर्जी सोर्स हो, व्हाटएवर द सोर्स ऑफ कंपाउंड, it will always be in fixed ratio by mass, यानी कि इट्स कह सकता हूं इट्स एटम्स विल ऑलवेज बी फिक्स रेशियो बाय मास। बड़ी सिंपल सी बात है, आप चाहे लेक से ले लो, चाहे टैप से ले लो, चाहे लैब में बना लो, चाहे बारिश का हो, आप जो मर्जी जगह से पानी ले लीजिए, लेना पानी है, ठीक है ना। फाइन, एग्जैक्ट डेफिनेशंस के लिए यार आप पूरे वीडियो लेक्चर्स रेकमेंड कर सकते हो, और आपके पास सारे के सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। फाइन, अगर किसी के पास नहीं है तो यार पिंग मी अप, आई विल सेंड यू द नोट्स। फाइन, तो इन सब में बड़ा सिंपल सा पार्ट है कि अगर इन सब से पानी ले लेते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहता है, यानी कि इनके एटम्स का जो रेशियो रहता है, दैट इज हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो उनका मास कितना आ गया 2, ऑक्सीजन कितना 1, इसका मास कितना आ गया 16। देखो मास में लिखना है ये, ठीक है ना। So this comes out to be 1/8। ये हमेशा 1/8 ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि ये कभी बदल जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारे घर से मिलने वाला पानी भाई H3O नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर पानी है तो H2O ही रहेगा, H3O कुछ और होगा, पर ये रेशियो कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे सोर्स जो मर्जी हो। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड जो हमने लॉ पढ़ा था, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर, हमें पता है ये लॉ किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। फाइन, ये लॉ किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। लॉ क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, दो एटम्स जब मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, दो एटम जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, देन अगर किसी एक का मास फिक्स कर ले, पहले मासेस लिख लेते हैं। दिस इज 5:16, दिस इज 14:16, दिस इज 28:42, सॉरी 48, this is 14:32 and this comes out to be 28:80। फाइन, अगर एक का मास फिक्स कर लेते हैं, मैं नाइट्रोजन का 14 फिक्स कर लेता हूं, so this is 14:8, 14:16, 14:24, 14:32 and 14:40। 14 के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, फिक्सिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट। अगर अदर एलिमेंट का रेशियो निकालेंगे, अगर अदर एलिमेंट का रेशियो निकालेंगे, this will be a fixed whole number ratio, this is 1:2:3:4:5। कोई दिक्कत, so this is gonna be the ratio, कोई दिक्कत। क्लियर। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि दो एटम्स मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं ना, तो एक का रेशियो, एक का मास फिक्स कर लीजिए, बाकी जो एलिमेंट है, दूसरा जो एलिमेंट है, उनके सारे मासेस के रेशियो जो है वो एक सिंपल रेशियो आ जाएंगे। क्लियर। इसमें मैंने आपको एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कराया था कि अगर आप नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन का फिक्स करें एंड देन कैलकुलेट करके देखें आता है या नहीं आता, और उसमें हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी, मास उसका फिक्स करना चाहिए जो यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी में हो। फाइन, मास उसका फिक्स करना चाहिए जो यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी में हो। इफ यू वांट टू नो दिस कंसेप्ट, पूरा वीडियो देख लीजिए, वरना मैं बता देता हूं। जो वैलेंसी का रेशियो होता है ना, वही एक्चुअली में यहाँ सिंपल नंबर रेशियो निकल के आता है, पर वैलेंसी जिसकी वेरिएबल है उसी का मास फिक्स लेना चाहिए, जिसकी वैलेंसी फिक्स है ना, तो ये आपके पास बहुत सिंपल रेशियो नहीं निकल के आता। ट्राई करने के लिए आप ऑक्सीजन को फिक्स लेके देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ, यानी कि नंबर 4। So fourth law of reciprocal proportion, given by scientist Richter। Fine, Lavoisier, Proust, Dalton and then Richter। बड़ी सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला, अगर तीन एलिमेंट्स हैं एंड एक टाइम पे दो कंपाउंड कंबाइन करते हैं, if three elements combining two at a time, ये दोनों कंबाइन करके CH4 बना लेंगे, ये दोनों कंबाइन करके CO2 बना लेंगे एंड ये दोनों कंबाइन करके H2O बना लेंगे। If three elements combining two at a time to form three compounds, then fixing the mass of one element, इसका मास फिक्स कर रहा हूं मैं 12 कार्बन का। यहाँ रेशियो कितना है 12:4, कार्बन 12 ग्राम है, हाइड्रोजन 4 ग्राम,
यहाँ कार्बन 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम, एंड यहाँ हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम। क्लियर? देन फिक्सिंग द मास ऑफ वन एलिमेंट, कार्बन का 12 फिक्स कर दिया मैंने, तो ये जो रेशियो रहेगा 4 और 32, fixing the mass of one element, the other two elements combine in that ratio in which they are combining with each other। ये दोनों इसके साथ जिस रेशियो में कंबाइन करते हैं उसी रेशियो में यहां कंबाइन कर रहे होंगे। देखो 4:32, 1:8 एंड 2:16, 1:8। मेरे ख्याल से ये सेम बात आ गई। जिस रेशियो में ये इसके साथ कंबाइन करते हैं 4 और 32, ये वही रेशियो जिसमें ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं 2:16, 1:8। इन बोथ द केसेस इट विल बी सेम, कोई दिक्कत? फाइन। एंड देन नंबर 5 यानी कि गे-लेसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो बड़ा सिंपल सा लॉ है, इफ द गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम्स। फाइन, अगर गैसेस कंबाइन होती हैं और नए प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो आप वॉल्यूम्स में भी पढ़ सकते हो। जैसे बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम इसे समझे तो ये बना हुआ है, फाइन, हमारे काफी मतलब कह सकता हूं फेमस रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन है। आप चाहे रिवर्सिबल का साइन नहीं डाल के ये वाला सिंबल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि 1 मोल ऑफ दिस कंबाइंस विद 3 मोल्स टू फॉर्म 2 मोल्स। आप इसको डायरेक्टली वॉल्यूम्स में भी लिख सकते हो, यानी कि 100 ml ऑफ दिस कंबाइंस विद 300 ml ऑफ दिस टू फॉर्म 200 ml ऑफ दिस। कोई दिक्कत? झटका लगा? 100 और 300 मिलके 200 कैसे बना रहे हैं? खैर ऐसे ही बनता है। फाइन, यहाँ पे ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि इनको जोड़ के ये टोटल बनना चाहिए, ये मास नहीं है, इट्स वॉल्यूम। फाइन, पर ये होगा तभी अगर ये सारी चीजें गैसियस हैं, बिकॉज गे-लेसक्स ने ये लॉ गैसेस के लिए दिया था। इफ द गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम्स। फाइन, सो आप ये बात ऐसा इजी भी मतलब ml में लिख सकते हो। दिस इज 50 ml, सो दिस कम्स आउट टू बी 150 बिकॉज ये थ्राइस है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 100 ml, क्योंकि ये इसका ट्वाइस है, दुगना है, तो यहाँ पे 50 का 100 ही होगा, कोई दिक्कत? क्लियर? एंड नेक्स्ट द सिक्स्थ लॉ इज Avogadro's law। फाइन, some call it as hypothesis, some call it as law, जैसे मर्जी बना लीजिए, कोई दिक्कत। इसका कहने का मतलब ये है, अगर दो वेसल इक्वल वॉल्यूम के हैं, फाइन, इनका वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, सपोज दिस इज 100 ml, दिस इज 100 ml, यहां हाइड्रोजन गैस है, यहां नाइट्रोजन गैस है, उसने बोला इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसका मानना है कि यहां भी अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो यहां भी n नंबर ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हाइड्रोजन का है या नाइट्रोजन का। देखो अगर यहाँ पे 100 ग्राम और 100 ग्राम होता तो फर्क पड़ता, वॉल्यूम्स में नहीं पड़ता। तो एवोगाड्रो क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस टेकन। फाइन, यानी कि, और इसको हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं, 22.4 लीटर हाइड्रोजन का हो चाहे नाइट्रोजन का हो, वो 1 मोल कहलाता है, और 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर होते हैं, वो चाहे हाइड्रोजन के हो चाहे नाइट्रोजन के। सो ये बहुत सिंपल सी बात है, दैट इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो वी आर डन विद ऑल द 6 लॉज, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लेसक्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। एंड इसमें मैंने आपको एक बात भी बताई थी, अगर मासेस की बात हो रही हो तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है ना। एंड अगर बहुत सारे सोर्सेज की बात हो तो सेकंड, अगर 2 एलिमेंट लेके बहुत सारे कंपाउंड बना रखे हो तो थर्ड, अगर 3 एलिमेंट लेके 3 ही कंपाउंड बनाए हो तो फोर्थ, एंड अगर काफी ज्यादा वॉल्यूम्स की बात कर रहे हो तो चांसेस हैं कि वो फिफ्थ वाला है। एंड अगर 2 अलग अलग केसेस लेके इक्वल वॉल्यूम्स की बात चल रही है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इज ऑफ सिक्स्थ लॉ। फाइन, दिस इज अ गेस, और कह सकता हूं काफी अप्रोक्सीमेट गेस लग जाता है कि कौन से लॉ की बात हो रही है। क्लियर? आफ्टर द लॉस ये चैप्टर एक अलग ही मोड में चला जाता है, काफी जबरदस्त न्यूमेरिकल्स में चला जाता है। तो लेट्स हैव द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन। फाइन, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट प्रेजेंट है बाय मास। फाइन, जैसे CH4 के अंदर
बहुत सिंपल सा मास है, इसका मास 16 है, ये 12 है, so carbon is 12 upon 16 into 100, this comes out to be 75%, and hydrogen 4 upon 16 into 100, this comes out to be 25%. आपने ये सारी बात C16 ये C6H12O6 के लिए भी कैलकुलेट किया था, कार्बन comes out to be 40%, hydrogen comes out to be 6.66% and oxygen comes out to be 53.33%. तो ये टॉपिक तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इस इतने मास में से कार्बन का मास कितना है। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इससे अराइज होता है, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन। फाइन, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें आपको परसेंटेज दी होगी और आपको कंपाउंड चेक करना होता है कि क्या है। क्लियर? जैसे इस क्वेश्चन में आपको सपोज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन देके करा के दिखाता हूं, आपको सपोज कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ 40%, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 6.66% एंड ऑक्सीजन का दिया है 53.33%। आपको बताना है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। पर एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है इसमें, तो आपको एक बात दी होगी यानी कि मॉलिक्यूलर मास। तो मैं वो मान के चलता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 180। क्लियर? तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मोल कंसेप्ट में बेसिकली यार न्यूमेरिकल सॉल्विंग ही है, कितने अच्छे से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लिखोगे मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। देन आप परसेंटेज को मास से डिवाइड कर लोगे, 40 upon 12, 6.66 upon 1 and 53.33 upon 16. This comes out to be 3.33, 6.66 and 3.33. क्लियर? एंड इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है आप अब उससे डिवाइड करोगे, 3.33 upon 3.33, 6.66 upon 3.33 and 3.33 upon 3.33। अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आता तो भी आप उस हिसाब से इसको राउंड ऑफ कर लोगे टू द वेरी नियरेस्ट। अगर राउंडिंग ऑफ इस तरीके से ही करना है कि ज्यादा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जस्ट अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला जो निकल के आया है वो निकल के आया है C1H2O, एंड यहाँ पे जो एम्पिरिकल मास निकल के आया है वो इसका मास है, यानी कि 30। फाइन, 12, 2 और 16, कोई दिक्कत? अब अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो आपको एक n फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे वो n फैक्टर क्या है? एम्पिरिकल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ये चीज बड़ी है अपॉन एम्पिरिकल मास, ठीक है। यानी कि यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला का मल्टीपल टाइम्स होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बड़ी चीज है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मल्टीपल टाइम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो जितना मल्टीपल टाइम्स होता है उतना ही मल्टीपल टाइम्स मास भी आएगा, तो हम वो मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज 180 अपॉन 30, दिस कम्स आउट टू बी 6। यानी कि मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल से 6 गुना बड़ा है। मास में 6 गुना बड़ा है तो फॉर्मूले में भी 6 गुना बड़ा होगा। तो फॉर्मूले में हमारे पास ये निकल के क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा C6H12O6, क्योंकि ये 6 गुना बड़ा है। देखो यही आ गया। हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाला था जो कि बहुत आसान काम था, पर अब परसेंटेज से फॉर्मूला निकाला है जो कि बहुत बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोइकियोमेट्री। फाइन, तो हमारा टॉफी कंसेप्ट आ गया। 1 रुपए की 2 टॉफियां, 2 की कितनी? 4। ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। N2 plus 3H2 becomes 2 अमोनिया। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल खूबसूरत सी रिएक्शन है। 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करते हैं एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपके पास इसके 56 ग्राम दिए हैं तो इसके कितने मोल्स बनेंगे? फाइन, मैंने सीधा एक अच्छा क्वेश्चन ले लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्राम से ग्राम नहीं पूछे। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट था, हमने क्या करा था, पहले हम इसके मोल्स कन्वर्ट करेंगे, मोल्स आ जाएंगे 2। फिर एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे, 1 से बने 2 तो 2 से कितने बनेंगे? 4 मोल्स। अब देखेंगे कि पूछा क्या है, पूछा तो मोल्स ही है, तो हमारे पास 4 आंसर आ गए। कोई दिक्कत? क्लियर? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हाइड्रोजन के 6 ग्राम पूछे हैं, दिए हैं,
एंड हमसे पूछा है कि बताइए इसके लीटर कितने बनेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके मोल्स आएंगे 3, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 2 है। 6 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 3 मोल्स आ गए। देन हम देखेंगे 3 रुपए की 2 टॉफियां हैं, तो 3 रुपए की कितनी टॉफियां हैं, अरे भाई 2 ही तो हैं। 3 रुपए की 2 टॉफियां हैं तो 3 की कितनी है, 2। तो ये हमारे पास कितने आ गए, मोल्स आ गए। पर क्या आपसे मोल पूछा है, नहीं, आपसे तो पूछा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालो ना, 2 मोल्स का वॉल्यूम कितना आएगा, 44.8। कोई दिक्कत। तो स्टोइकियोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन तब हो जाता है जब ये 2 स्टेप आ जाता है, यानी कि हमारे पास है 2 स्टेप स्टोइकियोमेट्री। फाइन। सो 2 स्टेप स्टोइकियोमेट्री कैसी है, जैसे लेट्स चेंज द रिएक्शन। रिएक्शन को चेंज कर लेते हैं, CaCO3 CaO प्लस CO2 बन रहा है, एंड देन ये जो CaO है ये आगे H2O के साथ रिएक्ट करके CaOH ट्वाइस बन रहा है। क्या, सो ये हमारे पास दिया हुआ है सपोज 300 ग्राम, एंड आपसे पूछा जाए बताइए इसके कितने ग्राम बनेंगे। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहला टास्क जो आपको करने की जरूरत है वो है रिएक्शन को बैलेंस करना। स्टोइकियोमेट्री को बिना बैलेंस के नहीं सॉल्व करना, क्योंकि अगर बिना बैलेंस के सॉल्व करोगे तो 101% तय है आंसर गलत आएगा भाई। यहां देखो मैंने बैलेंस करके ही लिया था, एंड यहां भी एक्चुअली मेरा बैलेंस्ड ही है। फाइन। सो पहले मैं इसके मोल्स बनाऊंगा, तो मोल्स बनाने के लिए मैं अपना वाई मैप यूज करूंगा, एंड 300 ग्राम के यहां इसके मास से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 3 मोल्स। ठीक है ना, वाई मैप को रिकॉल करिए, मोल्स कन्वर्जन आसान हो जाएगा। फाइन। तो ये हमारे पास आ गया 3 मोल्स। फिर मैं देखूंगा कॉमन बंदा कौन है। 2 स्टेप में हमेशा ये देखना होता है कॉमन बंदा कौन है, क्योंकि कॉमन बंदा ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। इट्स लाइक रिले रेस। फाइन। एक रिले रेस है, पुराने बंदे ने कुछ पकड़ाया, नया बंदा भागा। क्लियर। तो ये 1 मोल से बना, 1 मोल, तो 3 से कितने बनेंगे, अरे भाई 1 रुपए की एक टॉफी है तो 3 रुपए की 3 ही आएंगी ना। क्लियर। सो दिस इज 3 मोल्स। क्लियर। एंड यहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 से बना 1, तो 3 मोल से कितने बनेंगे, 3 मोल्स। पर क्या आपसे मोल्स पूछे हैं, देखो स्टोइकियोमेट्री तो वैसे डन हो गया, यहाँ पे पहुंच के स्टोइकियोमेट्री डन हो गया, बिकॉज़ स्टोइकियोमेट्री ये चीज है कि यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, स्टोइकियोमेट्री इज डन। अब तो वाई मैप का काम रह गया कि 3 मोल्स में ग्राम्स कितने हैं, तो वो तो बड़ा सिंपल है। अगर मोल से मास निकालना है तो इसके जीएमएम से मल्टीप्लाई करो, एंड इसका जीएमएम कितना है, 16 1 17 into 2 34 प्लस 40 74। फाइन। एंड 74 को इससे कर दो मल्टीप्लाई, सो दिस कम्स आउट टू बी 3 into 74। कोई दिक्कत, तो दिस इज 2 to 2। फाइन। हमारा इसका मास। फाइन। सो यहां पे हमारे पास हो गया है स्टोइकियोमेट्री, एंड स्टोइकियोमेट्री में अगर एक पूरा अच्छा एडवांस लेवल क्वेश्चन लेके आना है तो हमें इसमें एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसका नाम है लिमिटिंग रीजन। फाइन। काफी ज्यादा तंग करने वाला टॉपिक है, पर चीजें बहुत आसान है अगर आप ढंग से समझोगे तो। लिमिटिंग रीजन में क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक चीज हम कर देते हैं कम, यानी कि लिमिट, फिर सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। लेट्स हैव द क्वेश्चंस ऑफ लिमिटिंग रीजन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिमिटिंग रीजन, यानी कि रीजन इज लिमिटेड, यानी कि एक चीज जो है हमारे पास कम है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने एक लंगर लगाया जिसमें पूरियां बहुत ज्यादा है और सब्जी सिर्फ इतनी 10 लोगों को सर्व कर सके, तो लंगर कब तक चलेगा भाई, ऑब्वियसली तब तक चलेगा जब तक सब्जी चल रही है। फाइन। सिर्फ पूरियां होनी मैटर नहीं करती, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक चीज कम है तो प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना आपके पास वो चीज लिमिटेड है। फाइन। तो यहां पे नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन बिकम्स 2 अमोनिया। फाइन। इस चीज को हमने बड़े आसान तरीके से समझा था। सपोज हमारे पास 20 ब्रेड्स हैं प्लस 12 टिक्की हैं, तो हमारे पास बर्गर कितने बनेंगे। फाइन। मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि 2 ब्रेड्स और 1 टिक्की से 1 बर्गर बनता है, तो आपको क्वेश्चन है 20 ब्रेड्स हैं और 12 टिक्की हैं, तो बताओ बर्गर कितने बनेंगे। देखो अगर आप ब्रेड्स का सोचो तो 20 ब्रेड से 10 बर्गर बनने चाहिए। क्लियर। एंड अगर टिक्की से सोचो तो 12 टिक्कियों से 12 बर्गर्स बनने चाहिए। और सही क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे बर्गर 10 ही बनेंगे, एंड 2 टिक्कियां हमारे पास लेफ्ट बच जाएंगी।
फाइन। तो आंसर किसने बताया, ब्रेड्स ने बताया, टिक्की ने बताया? आंसर बताया ब्रेड्स ने, क्योंकि ब्रेड हमारे पास लिमिटेड है। क्लियर? सिमिलरली यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज दी होगी, यहां पे दोनों चीजें दी होगी, यानी कि 56 ग्राम ये दिया हुआ है सपोज, एंड 6 ग्राम ये दिया हुआ है। क्लियर? एंड आपको बताना है कि इसके कितने ग्राम बनेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, पहले हम निकालते हैं n, यानी कि मोल्स। मैंने पहले भी हमने स्टोइकियोमेट्री में यही किया था, सबसे पहले हम निकालते हैं मोल्स। जब इसके मोल्स निकाले 56 बाय इसका मास 28 लिया है 2, एंड जब इसके मोल्स निकाले तो इसके मास से डिवाइड किया 6 डिवाइड बाय 2, दैट कम्स आउट टू बी 3। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, कई बच्चे मास के अकॉर्डिंग ही सोच लेते हैं कि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, ये ही कम है, ऐसा नहीं है। अब देखो मोल्स किसके कम है, इसके मोल्स कम है, इसके मोल्स ज्यादा है। अब भी मैं ये कहता हूं ये कम नहीं है। सोच के देखिए, पता क्या करना होता है, हमें निकालना होता है डिसाइडिंग फैक्टर, यानी कि हमने उसको क्या बोला था, डी फैक्टर। ये डिसाइडिंग फैक्टर डिसाइड करेगा कि कौन कम है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है गिवन अपॉन स्टैंडर्ड। गिवन वैल्यू इज 2, स्टैंडर्ड वैल्यू इज 1, दिस इज 2, एंड यहां पे जो डी फैक्टर आया है वो कितना आया है, गिवन वैल्यू इज 3 एंड स्टैंडर्ड वैल्यू इज आल्सो 3, दिस कम्स आउट टू बी 1, एंड इनमें से जो कम है वो लिमिटिंग रीजेंट है। इज दैट क्लियर? आपको ना मोल से सोचना है, ना मास से सोचना है, किससे सोचना है, डिसाइडिंग फैक्टर से सोचना है। तो दिस इज द डी फैक्टर, जिससे आपको ये चीज सोचनी है। नाउ अब इसके बाद डी फैक्टर को जाइए भूल, इससे आंसर मत निकाल लेना, गड़बड़ हो जाएगी। अब आपको आंसर तो निकालना है इसी से। तो 3 मोल से कितने बनते हैं, 2। तो 3 से कितने बनते हैं, देखो मैं यहीं से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बंदा एलआर आया है। क्लियर? 3 से बन रहे हैं 2, तो 3 से कितने बन रहे हैं, 2, यानी कि मोल्स कितने बनेंगे, 2। पर आपसे तो ग्राम पूछा है ना, तो इसका मास ले लो ना यार, इसका मास है 17, तो 2 into 17, दिस कम्स आउट टू बी 34 ग्राम। दिस इज द आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? एक और बार करके दिखाता हूं। सपोज आपके पास यही एग्जांपल मैं एक और बार लेता हूं, पर 2 स्टेप में ले लेता हूं। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन becomes 2 ammonia, and this ammonia will now react with water and forms ammonium hydroxide. क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, हम क्या करते हैं, 84 ग्राम, ठीक है ना, एंड इसका भी हम ले लेते हैं यानी कि 24 ग्राम, एंड इसका भी मास ले लेते हैं यानी कि 72 ग्राम, एंड आपसे पूछा गया है कि इसके ग्राम्स कितने बनेंगे। फाइन, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। पहले इसके निकाल लेते हैं मोल्स। फाइन, 84 के मोल्स कितने आ जाएंगे, 84 को इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, यानी कि 84 डिवाइड बाय 28, दिस कम्स आउट टू बी 3। मैं मोल्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पे मोल्स कितने आ जाएंगे, यहां पे मोल्स आ जाएंगे 2 से डिवाइड करना है, देखो 6 से नहीं 2 से, क्योंकि इसके मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स आ जाएंगे 12। यहां निकालेंगे डी फैक्टर, सो डी फैक्टर क्या है, गिवन अपॉन स्टैंडर्ड 3 अपॉन यहां पे 1 जो है दैट इज 3, एंड यहां पे जो डी फैक्टर है दैट इज 12 अपॉन 3, दिस कम्स आउट टू बी 4। क्लियर? तो ये बंदा आ गया है एलआर। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको डी फैक्टर को उसके बाद भूल जाना है, क्योंकि डी फैक्टर सिर्फ ये काम आता है कि एलआर कैलकुलेट करवाता है। क्लियर? तो यहां से अब निकलेगा 1 से कितने मोल्स हैं, 2, तो 3 से कितने आ जाएंगे, 6 मोल्स, यानी कि इसका आंसर कितना है, 6 मोल्स। अब इस 6 मोल्स को यहां हम कर लेंगे कैरी फॉरवर्ड। क्लियर? एंड बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, 1 मोल से आए 1, क्या हम यहीं से सोचेंगे, गलत, ऐसा नहीं सोचना है। अब हमें फिर से एलआर लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो सीधा सीधा नहीं जाना है, क्या करना है, दोबारा से एलआर निकलेगा, 2 एलआर निकलेंगे, हर रिएक्शन का अपना एक एलआर निकलेगा। तो यहां पे तो मोल्स निकले हुए हैं, डी फैक्टर निकाल लेता हूं, गिवन अपॉन स्टैंडर्ड दिस कम्स आउट टू बी 6, एंड यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हैं, 72 डिवाइड बाय इसका मोलर मास यानी कि 18, दिस कम्स आउट टू बी 4, एंड फिर से मैं इसका निकाल लेता हूं डी फैक्टर गिवन अपॉन स्टैंडर्ड यानी कि ये आ गया है 4। क्लियर? तो
अब दोनों में से एलआर कौन है? दिस बंदा इज एलआर। यार वैसे भी यहां से निकालना गलत हो गया है, यानी कि ये बंदा डिसाइडिंग फैक्टर है। तब सोचना है एक से बना एक, तो 4 से कितने बनेंगे? 4 मोल्स। मैं फिर से सोच रहा हूँ, डी फैक्टर से नहीं सोचना है, किससे सोचना है? एन से सोचना है। एक से बना 1 मोल, तो 4 से कितने बने? 4 मोल्स। एंड देन इसका मास, कोई दिक्कत? एंड इसका मास कितना है? इसका मास है 35, ठीक है ना। सो आंसर इज 4 into 35 यानी कि 140। कोई दिक्कत? क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलआर। फाइन। तो अब इस चैप्टर में देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। आगे हमारे पास दो चीजें आती हैं। अगर यू आर डायरेक्टली प्रोसीडिंग टू मोल कंसेप्ट ओनली, तो हम मूव करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे। पर इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, रेडॉक्स। अगर हम जेई और नीट को फोकस करें तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है, रेडॉक्स। तो हम 5 मिनट लगा के रेडॉक्स को भी कवर कर लेते हैं। लेट्स हैव इट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर। फाइन। एक छोटा सा पार्ट है रेडॉक्स जो मोल कंसेप्ट के अंदर जरूरी है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या है? एपरेंट चार्ज, यानी कि चार्ज जैसी फीलिंग। फाइन। हमने काफी ज्यादा कंपाउंड्स के लिए सॉल्व किया था। सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है, जो चीज नहीं पता उसको x ले लीजिए, बाकी की वैल्यू ले लीजिए एंड पूरे कंपाउंड को सॉल्व कर लीजिए। दिस इज +1 + x - 8 = 0। x हमारे पास आ गया 7। सिमिलरली अगर हम K2Cr2O7 में सॉल्व करते हैं, दिस इज +1, दिस इज -2, इसको x लेके सॉल्व कर लीजिए, x आ जाएगा 6। फाइन। और ये वाली चीज आयंस में भी लगाई जा सकती है, जैसे कार्बोनेट के अंदर। फाइन। इन केस कार्बन इज x, ऑक्सीजन इज -2, so x -6, देखिए -2 into 3 -6 is equal to -2, x comes out to be +4। फाइन। तो इसका काम कहां पड़ता है? तो रेडॉक्स में इसका थोड़ा सा काम है। हमने बैलेंसिंग करना सीखा था, अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको रिकॉल कराऊं। फाइन। इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन मोल कंसेप्ट, तो ये पार्ट मोल का नहीं है, ठीक है ना। दिस इज रेडॉक्स जो इस चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व है, बिकॉज कंसंट्रेशन टर्म में वैलेंसी फैक्टर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये फैक्टर लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग के क्वेश्चन में कैसा था कि सपोज आपको एक रिएक्शन दिया गया है, ये वाला, तो इसमें आपको बैलेंसिंग करनी है इन आयनिक, मतलब इन एसिडिक मीडियम, या फिर कह सकते हैं इन बेसिक मीडियम। तो मैं एसिडिक में आपको रिकॉल करके दिखाता हूं, बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट था। सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए पहले इस मेथड से। दिस इज +7, दिस इज -1, दिस इज +2, दिस इज 0। क्लियर? तो ये हमारे पास हुआ है डिक्रीज 5 का। पर उससे पहले देखिए मैंगनीज 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ है? इंक्रीज। -1 से 0 क्या हुआ है? इंक्रीज। कितने का? 1 का। पर हमारे पास 2 है, तो ये 2 का इंक्रीज हुआ है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से, ताकि दोनों चीजें बराबर हो जाए। जो 5 वाला उसे 2 से गुना कर दीजिए, जो 2 वाला उसे 5 से, ताकि इंक्रीज और डिक्रीज बराबर हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया है? 2, और यहाँ पे भी क्या आ गया है? 2। यहाँ पे वैल्यू आ गई है 10 एंड यहाँ पे वैल्यू आ गई है 5। कोई दिक्कत? एंड उसके बाद हमारे पास आ गया है यहाँ पे 8 वाटर, द रीजन कि यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आ गया है 16H+ आयन। एंड पे आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को कर देना है बैलेंस। फाइन। कोई दिक्कत? ये एसिडिक मीडियम में हो गया। अगर इसी को बेसिक मीडियम में करना हो तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जहां H+ आयंस है उतने OH आयंस दोनों साइड ऐड कर दीजिए, एंड ये आपके पास हो जाएगा बेसिक मीडियम में बैलेंस। यानी कि बेसिक मीडियम में ये आंसर होगा 2MnO2- प्लस 10Cl- प्लस ये बन गया 16 पानी, और इधर 8 पानी है, तो ये बन गया है 8 पानी, 2Mn+2 प्लस 5Cl2 प्लस 16OH-। ये आपके पास हो गया है बेसिक में बैलेंस। एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट करते टाइम ये बहुत ही खूबसूरत सा तरीका आप लगा सकते हो, और यहाँ पे जो पानी है उनको आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे 8 पानी है, यहाँ पे 16 पानी है, तो ओवरऑल 8 पानी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ही आपके पास लेफ्ट है। क्लियर? तो रेडॉक्स का ये फंडा कहाँ काम आने वाला है एक्चुअली में? जैसे ये +7 से +2 आ गया है, यानी कि 5 का चेंज, तो ये बैलेंसिंग फैक्टर हो गया है इस रिएक्शन के लिए। क्लियर? अगर आपसे सिर्फ मैंगनीज के चेंज के बारे में पूछा जाता है, क्लियर, अगर एक चेंज आता है, अगर कोई भी कंपाउंड के किसी एलिमेंट के अंदर एक चेंज आता है ना, तो वो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर की तरह काम करता है।
क्लियर? ये आपको आगे जरूरत पड़ेगी कंसंट्रेशन टर्म के नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स में। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये हो गया रेडॉक्स वाला पार्ट। अब हम मूव करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। क्लियर? लेट्स हैव इट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे कि मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूं, देखो सोल्यूशन जो होते हैं उसमें दो चीजें होती है, हमारे सल्यूट, सेकंड वन है सल्यूट, सॉल्वेंट। सल्यूट जो है वो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में, यानी कि पानी में चीनी मिला रखी है तो चीनी यहाँ पे क्या है, सल्यूट, पानी क्या है, सॉल्वेंट। मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका भी बताया था, सल्यूट के जो लेटर्स है वो बहुत कम है इसलिए सल्यूट कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट के लेटर ज्यादा है तो वो ज्यादा अमाउंट में होता है। क्लियर? तो कंसंट्रेशन टर्म्स एक तरीका है ये बताने का कि इस सॉल्यूशन में, इस पानी के ग्लास में कितनी चीनी है। क्लियर? अब वो किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, आप चीनी के मोल्स बता सकते हो, मास बता सकते हो, वॉल्यूम बता सकते हो, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बता सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। पर कुछ टर्म्स डिफाइंड है कि इनको ऐसे ही बताना है, जैसे फर्स्ट परसेंटेज मास बाय मास, यानी कि आपको बताना है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, यानी कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर? सेकेंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। देखो आपको जो मर्जी कुछ दिया है पर आपको वैल्यू इस हिसाब से पुट करनी है जो यहाँ पे लिखी गई वैल्यू है, यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लिखना है। आपको सॉल्वेंट दिया है तो आपको किसी ना किसी तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा सो दैट ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन जाए। क्लियर? कोई दिक्कत? थर्ड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, या फिर इसको स्ट्रेंथ पी पढ़ लेते हैं, दैट इज ग्राम पर एमएल में या फिर ग्राम पर लीटर में। देखो पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम में क्या फर्क है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। यहां पे मास जो है वो ग्राम में है एंड वॉल्यूम जो है वो एमएल में है यहां पे। पर यहां पे आपको एक ध्यान देना है कि स्ट्रेंथ के टाइम पे मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपको लेना है ग्राम्स में, एंड जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है ये आपको लेना है लीटर्स में। फाइन? मैंने इनको इस बात के लिए तीसरे नंबर पे क्लब किया क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम ही है पर तरीका अलग अलग है, तो थोड़ा सा फर्क है। ये परसेंटेज है यानी कि आउट ऑफ 100 निकालना है, जबकि यहां लीटर है यानी कि आउट ऑफ लीटर निकालना है। क्लियर? कोई दिक्कत? फाइन। फोर्थ टर्म, यहां से टर्म्स थोड़ी सी टेक्निकल होनी शुरू होती हैं बिकॉज ये वाला पार्ट तो हम 9th में भी कवर करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज कैपिटल M, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फाइन? क्योंकि ये फर्स्ट टेक्निकल फॉर्मूला है तो मैं इसको थोड़ा सा और खोल के लिख देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स को हम ये भी लिख लेते हैं गिवन मोल्स, या फिर कह सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा सा और खोल रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए मास में ले लिया मोल की बजाय, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या कह सकता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इसको भी खोल दिया कि अगर ये ml में दिया होगा तो ऊपर 1000 लगेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट फिफ्थ टर्म, मोलैरिटी जैसा ही एक और टर्म है हमारे पास, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होता है वो कैपिटल M होता है, मोलैरिटी जो होता है वो स्मॉल m होता है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एंड सिमिलरली इसको भी आप खोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर ग्राम्स में दिया है तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हैं। क्लियर? देखो फॉर्मूले बिल्कुल सीधे सीधे हैं, आप वैल्यू उठाइए, पुट करिए, आंसर लीजिए। फाइन? दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है जब एक को दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना होता है।
आपको दी गई है मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है, या मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी निकालनी है, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। नंबर 6, इसके जैसा ही एक और फैक्टर है, दैट इज नॉर्मेलिटी, यानी कि कैपिटल है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब यहां पे एक नई चीज आ गई है, ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो पूरे चैप्टर में हम नहीं पढ़ते, फाइन, पर मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का। तो क्या कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, फाइन। यार वैलेंसी फैक्टर क्या है, देखिए जाए तो HCl का वैलेंसी फैक्टर 1, H2SO4 का 2, आपको याद होगा हमने किया था, HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 है, H2SO4 का 2 है। मैंने बोला था इनके आयंस में स्प्लिटिंग करिए और चार्ज देखिए कितना आ रहा है ओवरऑल, ओवरऑल प्लस चार्ज कितना आ रहा है, ओवरऑल माइनस चार्ज कितना आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर, दिस इज +2, दिस इज -2, तो चार्ज देखिए कोई भी एक देख लीजिए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, क्लियर। AlCl3 का, अब कई बार बच्चे कहते हैं एल्युमिनियम +3 है सर, Cl तो -1 है, अरे भाई 3 लगा हुआ है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 3 है, क्लियर, कोई दिक्कत। एंड अगर मैं इसको पुट करता हूं यहाँ पे, तो हमने एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला बनाया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और मैं तो हमेशा कहता हूं याद ही इसको रखो, इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैक्सिमम 99% केसेस में आपका आंसर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, कोई दिक्कत। ये हमारे पास 6 हो गए हैं, और कंसल्टेशंस करते हैं, लेट्स हैव इट। सो कंसंट्रेशन टर्म नंबर 7, यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, फाइन। नाम से क्लियर है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसको कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप सॉल्यूट के मोल्स निकालिए डिवाइड बाय सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल्स निकाल लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। 8वां फॉर्मूला जो हमारे पास वो आता है फॉर्मेलिटी का, फॉर्मेलिटी F से रिप्रेजेंट होती है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर्मेलिटी हैज द सेम फॉर्मूला एज मोलैरिटी। बस पंगा क्या होता है, मैंने आपको बोला था मोलैरिटी कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती है, फॉर्मेलिटी आयनिक की होती है, पर डोंट टेक टेंशन, क्योंकि हमारे लिए सारी बातें सेम ही है। तो आप अगर फॉर्मेलिटी कहीं भी आता है ना, तो मोलैरिटी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 9th इज ppm, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, यानी कि किसी भी चीज को परसेंट में निकालने से यहां पे क्या करना है, मिलियन में से निकालना है। परसेंट के टाइम पे आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, मिलियन के टाइम पे आप मल्टीप्लाई बाय मिलियन करोगे, फाइन। सो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, यानी कि मिलियन में से सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स सॉल्यूट के हैं वो आपको बताना है ppm में, क्लियर। नेक्स्ट, सो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स सारी की सारी कवर हो गई हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आता है वो आता है अगर एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म के अंदर चेंज करना हो। जैसे आई हैव अ वेरी खूबसूरत क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 18 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, पर मैं आपको रिकॉल करा दूं किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। देखो ये चीज जो सॉल्व करनी है इसको लिख लो साइड पे। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, फाइन। तो ये तो चीज हमें सॉल्व करनी है, इसको साइड पे लिख के रख लिया। जो चीज दी गई है इसको खोल के रखो जरा। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये आपको 18 दिया गया है, तो मैंने क्या बोला था हमेशा 18/1 कर लो।
यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए हैं 18, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया है 1 लीटर। फाइन, तो सोल्यूट का आंसर तो हो गया आपके पास 18 आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, अब इसको सॉल्व करो, कहां से करके लाओगे? देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1.8 ग्राम पर एमएल। यहां से आप मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो। एंड मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो दिस कम्स आउट टू बी 1800 ग्राम्स। एंड मास ऑफ सोल्यूट आप नंबर ऑफ मोल से निकाल सकते हो। मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स को जीएमएम से मल्टीप्लाई कर लो। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 18, एंड इसका मास कितना है? 98। सो दिस इज 1764 ग्राम्स। कोई दिक्कत? तो मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट है, तो मास ऑफ क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट आ जाएगा ना। तो ये कितना आ गया? 1800 में से 1764 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 36 ग्राम। तो ये आ जाएगा 0.036 किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 500 मोलैरिटी। फाइन, अगर एक कंसंट्रेशन यूनिट को दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में चेंज करना है तो जो दिया हुआ है उसको खोल लीजिए पूरा, एंड जो रिक्वायर्ड है उसको एक साइड लिख लीजिए। जो जो चीजें चाहिए यहां से निकाल के पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। कोई दिक्कत? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स में डाइल्यूशन एंड टाइट्रेशन के क्वेश्चंस। लेट्स हैव इट। So next is dilution एंड जो मिक्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं कंसंट्रेशन के अंदर। फाइन, तो इसमें मैंने आपको बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। बिफोर मूविंग टू दिस एक फॉर्मूला याद रख लेंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। फाइन, इसमें तो ये चलेगा क्योंकि ज्यादा लफड़ा नहीं है। मिक्सिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो मैं हमेशा बोलता हूं ये फॉर्मूला ज्यादा बेस्ट है, m2v2vf। फाइन, यानी कि वैलेंसी फैक्टर भी अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक जो दो चीजें मिक्स कर रहे हैं, एक अलग वैलेंसी फैक्टर की होती है, एक अलग वैलेंसी फैक्टर की होती है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। क्लियर? तो हम एक क्वेश्चन करते हैं डाइल्यूशन का। हालांकि मिक्सिंग में ये फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि मिक्सिंग में दो चीजें ऐड हो रही होती हैं, तो वहां प्लस करना पड़ेगा इनकी टर्म्स को। पर हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखें कि ज्यादा बेटर है इससे। क्लियर? इसको आप शॉर्टकट में ये भी बोल सकते हो कि दिस इज n1v1 is equal to n2v2. This is the best formula rather than this. Fine? पर क्योंकि नॉर्मैलिटी में बच्चे इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए वो ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं। पर यहाँ वैलेंसी में दिक्कत हो सकती है। पर अगर जो भी दो चीजें दी गई हैं उनकी वैलेंसी में दिक्कत नहीं है, तो फिर तो देखो ये फॉर्मूला सही है। पर अगर आप इस फॉर्म में याद रखेंगे ना, दिस इज द बेस्ट थिंग। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 5 लीटर ऑफ 2 molarity solution is now diluted to 10 liters. Calculate the new molarity. फाइन, HCl सॉल्यूशन लिख लो, जो मर्जी लिख लो। एक्चुअली में ना इस क्वेश्चन में, ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, इसमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा फंडा है। वी हैव जस्ट चेंज द वॉल्यूम। ठीक है ना? तो इसमें क्या बड़ा सिंपल सा फैक्ट होता है। दो तरीकों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है ना? वैलेंसी फैक्टर का पंगा ही नहीं है, क्योंकि यार सोचो तुमने, मैंने बंदा भी नहीं बताया किसका सॉल्यूशन है, फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है ना? पहली मोलैरिटी 2 है, पहला वॉल्यूम 5 है, दूसरी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, दूसरा वॉल्यूम 10 है। सो दिस इज 10/10 m2 एंड m2 कम्स आउट टू बी 1 मोलैरिटी। क्लियर? So this is the first type how it is solved. अगर सेकंड टाइप देखना हो कैसे सॉल्व करना है, तो देखो हमेशा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, बिकॉज़ मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5, यानी कि मोलैरिटी 2 है, वॉल्यूम है 5, ये आ जाएगा 10 मोल्स आ गए। अब यू नीड टू कैलकुलेट द न्यू मोलैरिटी। तो नई मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10, एंड अब वॉल्यूम कितना है? 10। सो दिस कम्स आउट टू बी 1। दिस इज हाउ 2 molarity equal to 1 molarity. 1 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 molarity equal to 1 molarity
There are two types to solve this question. So how these two types work, ये यहाँ पे हमने solve कर लिया है. Clear? कोई दिक्कत, बहुत ही आसान सी चीज है. ये तो हो गया डाइल्यूशन. अब बात करते हैं मिक्सिंग की. ठीक है ना. अब मिक्सिंग में कुछ भी मिक्स किया जा सकता है, दो सॉल्यूशंस मिक्स किए जा सकते हैं या उनमें पानी ही डायरेक्टली मिक्स किया जा सकता है. खैर पानी तो यहाँ पे मिक्स ही है तो डाइल्यूशन ही बोल देंगे उसके इसको तो. ठीक है ना. तो मिक्सिंग में क्या है, जैसे 5 लीटर ऑफ 2 मोलैरिटी solution या HCl solution is added या mixed with 10 liter of 3 molarity HCl solution. Calculate new molarity. अब अगर आप चाहो तो मैं तो वैसे इसको भी दो तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ. लीजिए दो तरीकों से कर लेते हैं. फर्स्ट, फाइनल मोलैरिटी पता क्या होता है, m1v1 plus m2v2 अपॉन v1 plus v2. बिकॉज वॉल्यूम तो देखो ऐड ही होगा ना, जब आप दो चीजें जोड़ोगे तो वॉल्यूम तो ऐड होगा ही होगा. तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है 5 into 2. ये सारी चीज हम कर चुके हैं. इफ यू हैव मोर दिक्कत तो आप पूरा का पूरा लेक्चर खोल के देखिए इसका. अपॉन v1 plus v2 5 plus 10. So this comes out to be 10 plus 30 upon 15. This is 40 upon 15. That comes out to be 8 upon 3. Clear? कोई दिक्कत? Oh, I'm not very much concerned with the calculation. तरीका समझिए. अब अगर आप सेकंड तरीका देखें, सेकंड में मैंने आपको बोला था क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो. सो नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकालो. मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 2 into 5 10 आ गया. सेकंड नंबर ऑफ मोल्स निकालिए 3 into 10. This comes out to be 30. टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए 40 आ गया. टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए 5 और 10 15 लीटर आ गया. एंड अब फाइनल मोलैरिटी. फाइनल मोलैरिटी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज 40 अपॉन 15. देखिए वही तो आ गया. तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज अबाउट मिक्सिंग. लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑफ टाइट्रेशन. अब वो होता तो एक तरीके से मिक्सिंग ही है, पर एसिड में एसिड मिक्स नहीं किया. एसिड में क्या कर लिया, बेस मिक्स कर लिया है. क्लियर? इसी पे सही कर देता हूं, यानी कि इसी को मैं टाइट्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूं. फाइन. सो इज एडेड विथ, या फिर कह सकता हूं यहां पे HCl ही रख लेते हैं, यहां पे मैं NaOH बना लेता हूं. ठीक है ना. तो अब यहां पे क्या है, माइनस लगाएंगे बीच में. ठीक है ना. m1v1 minus m2v2 अपॉन v1 plus v2. ठीक है ना. कोई दिक्कत? ग्रेट. अब बहुत ही सिंपल, दोनों तरीकों से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. यहां पे माइनस आ गया है. सो 10 minus 30. अब कई बंदे सोच रहे हैं माइनस में कैसे आ गया. देखो माइनस यहाँ पे सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने किसका माइनस लिया है. ये देखिए ये है बेस और ये है एसिड. ये बेस है, ये एसिड है. ठीक है ना. एंड माइनस आने का मतलब ये है सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. फाइन. एक फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए जरा. m1v1 minus m2v2. देखिए एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसलिए खत्म कर रहा है तो माइनस आएगा. पर यहां पे समझिए वॉल्यूम तो जुड़ ही रहा ना. आप एसिड के अंदर बेस डाल रहे हो, माना चीजें न्यूट्रलाइज कर रही हैं, पर वॉल्यूम तो जुड़ रहा है. दोनों वॉल्यूम जुड़ेंगे पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो एक दूसरे को कट रहे होंगे. और माइनस आने का मैं मतलब समझा रहा हूं आपको. ये बेस है, ये एसिड है, यहां माइनस आने का मतलब है एसिडिक है. एंड अगर प्लस आता है इसका मतलब बेसिक है. आपको अगर दिक्कत लग रही है तो आप इसको मतलब ये वाली टर्म को एसिडिक को आगे लिख लीजिए, बेसिक वाले को पीछे लिख लीजिए. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जो भी टर्म को देखो बस सिंपल सी बात है, बेस को यहाँ प्लस माना है, एसिड को यहाँ माइनस माना है. माइनस आ गया, इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है. एंड जब इसको सॉल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 4/3. नेगेटिव नहीं है मोलैरिटी. ठीक है ना. नेगेटिव जस्ट रिप्रेजेंट एसिडिक एंड द आंसर इज 4/3 मोलैरिटी. इसके तरीके से सॉल्व करते हैं. देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस कितने आए, 10. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड कितने आए, 30. तो नेट कितने बच गए, नेट बच गए 20. अब यहां पे कोई लफड़ा नहीं है.
प्लस माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं है, बिकॉज ये 10 है, ये 30 है, और ये 20 किसके बचे हैं, एसिड के। बस एक बात पक्का पता है, जो फाइनल निकलेगा वो किसका निकलेगा, एसिड का निकलेगा। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो 5 और 10, वॉल्यूम तो जुड़ेगा भाई, दो चीजें जोड़ी हैं तो वॉल्यूम तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। एंड दिस कम्स आउट टू बी 20/15 4/5। यहाँ माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं है इस तरीके में, इसमें भी कोई नहीं है भाई। अगर प्लस आ गया तो मतलब बेस, माइनस आ गया मतलब एसिड। वो डिपेंड करता है आपने किसको पहले लिया है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट इन वन लेक्चर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, यू कैन पिंग मी अप ऑन माय नंबर और यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपको मैंने इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक मैं आपके साथ हूं।